नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए, वर्तीय गति होती क्या है, वर्तीय गति के दौरान जो पिंड है वो कितना विस्थापन तय करता है, इसके साथ में उसके द्वारा तय की गई दूरी यहां पर देखेंगे। कोणीय विस्थापन क्या चीज होती है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय एक्सेलरेशन क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, यहां पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हम रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में आपको संबंध भी बताएंगे, उसकी व्युत्पत्ति आगे के जो वीडियो है उसमें हम बता देंगे। देखिए दोस्तों, वर्तीय गति होती क्या है, नाम से स्पष्ट है कि यदि कोई पिंड या कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस गति को हम वर्तीय गति कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, यदि कोई पिंड एक तल में एक बिंदु से समान दूरी पर यदि गति कर रहा है तो उसकी जो गति है वो वर्तीय गति होती है। जो सर्किल की डेफिनेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग एक बिंदु है और एक बिंदु से समान दूरी पर यदि एक ही तल में यदि आप कोई पथ का निर्माण करें तो वो होता है वृत्तीय पथ, वृत्ताकार पथ होता है। और उस पथ पर यदि कोई पिंड पार्टिकल गति कर रहा है तो उसकी गति को वर्तीय गति कहा जाता है। देखेंगे यहां पर, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करें तो पिंड की गति वर्तीय गति कहलाती है, वर्तीय गति कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अब हम सर्कुलर मोशन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके कोणीय वेग पर। यदि कोणीय वेग एक समान रूप से रहता है तो उस सर्कुलर मोशन को हम एक समान वर्तीय गति कहेंगे, और यदि कोणीय वेग समय के साथ में बदलता है तो उस मोशन को हम असमान वर्तीय गति कहेंगे। तो देखिए, यहां पर हम एक एक करके सभी चीजों को डिफाइन करने वाले हैं, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वर्तीय गति के प्रकार, तो वर्तीय गति के प्रकार ये दो प्रकार की होती है, एक समान वर्तीय गति, एक समान जो वर्तीय गति है इसके अंतर्गत कोणीय वेग नियत रहता है। दोस्तों, कोणीय वेग है वो नियत रहेगा। कोणीय वेग को हम अभी परिभाषित कर देंगे। कोणीय वेग की वैल्यू यदि नियत रहती है तो उस गति को हम एक समान वर्तीय गति कहेंगे, एक समान वर्तीय गति कहा जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है असमान वर्तीय गति, असमान जो वर्तीय गति है उसमें कोणीय वेग बदलता है, कोणीय वेग परिवर्तित होता है। तो कोणीय वेग यदि परिवर्तित हो रहा है तो उस गति को हम असमान वर्तीय गति कहेंगे। दोस्तों, तो वर्तीय गति को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है यहां पर। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो वर्तीय गति है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस यहां पर चर्चा करेंगे कि वर्तीय गति के दौरान जो नई टर्म्स आती है उनके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सर्कुलर मोशन है उसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे वर्तीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, परिभाषाएं, वर्तीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहां पर देखेंगे। कुछ तथ्य भी वहां से निकल कर आएंगे, उनके बारे में हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे दोस्तों कि जो वर्तीय गति है उसके दौरान जो कण है उसका विस्थापन क्या होता है।
विस्थापन है कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। देखिए कोणीय विस्थापन अलग है और जो रेखीय विस्थापन है वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और उन दोनों चीजों के बारे में ही हम यहां पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे रेखीय विस्थापन की, जिसको हम अक्ष वेक्टर से, आर वेक्टर से या डेल्टा आर से पुट करते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे मैं यहां सर्कुलर पथ का निर्माण कर रहा हूं कि जैसे कि जो पिंड है, पार्टिकल है, वो इस सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है। ये यहां पर इस सर्कुलर पथ का मूल बिंदु है, केंद्र है, और कण का जो प्रारंभिक पोजीशन है वो है ए पर, और थोड़ी देर पश्चात वो पहुंच जाता है बी पर। बिंदु ए से बी पर पहुंच जाता है। ए पर उसका जो वेग है वो है v1 वेक्टर, और बी पर जो वेग है वो है दोस्तों v2 वेक्टर। यहां से मूल बिंदु कह दीजिए, केंद्र कह दीजिए, उससे जो पहले कण पहली स्थिति है उसका स्थिति सदिश है r1 वेक्टर, और जो अंतिम स्थिति है उसका जो स्थिति सदिश है वो है r2 वेक्टर। आप लोगों को मैंने ये जो डायग्राम बनाकर आपको समझाया है वो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो कण है उसका विस्थापन क्या होगा। कण है वो बिंदु ए से बी तक पहुंच गया। ए से बी तक की जो सीधी दूरी है, ए से बी तक की जो सीधी दूरी है दोस्तों, वही है कण का विस्थापन। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, आप देखेंगे, इसको समझेंगे। मैं उसी डायग्राम को वापस ले रहा हूं कि ये तो है मूल बिंदु, या हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ का केंद्र, और फिर यहां से यदि हम बात करें कि ये वाला बिंदु है ए, ये वाला बिंदु है बी, और ए से बी तक की जो सीधी दूरी है वो है हमारे पास में विस्थापन। ये आर वेक्टर है, आप उस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये है r2 वेक्टर, और ये हमारे पास में है विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर। तो हम जो विस्थापन है उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी, मध्य की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते आए हैं दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे कि जो प्रारंभिक स्थिति है वो ए पर है, अंतिम स्थिति है वो बी पर है। ए से कण बी पर जा रहा है, हालांकि वो वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ जा रहा है, इस रेखा के अनुदिश नहीं जा रहा, बट विस्थापन ए से बी तक होगा, जिसको हम डेल्टा आर से पुट करते हैं। अब यहां पर हम इस डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे त्रिभुज सदिश नियम की सहायता से। त्रिभुज सदिश नियम क्या है वो देखिए कि यहां से ये वाला सदिश प्लस ये वाला सदिश बराबर होगा इस वाले सदिश के। तो r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर बराबर हो जाएगा r2 वेक्टर। r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर विस्थापन डेल्टा r वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r2 वेक्टर में से यदि r1 वेक्टर घटा देंगे तो हमारे पास में विस्थापन आ जाएगा दोस्तों। यह है हमारे पास में वृत्तीय गति के दौरान विस्थापन। देखो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो है त्रिज्या के इक्वल, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के इक्वल है r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू, बट यदि इनकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, इस कारण से इनको हमने सदिश के रूप में लिखा है। वैसे देखा जाए तो यदि इनका परिमाण देखेंगे तो वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या के इक्वल होगा। यहां पर मैं यदि विस्थापन का परिमाण निकालूं, यदि विस्थापन का परिमाण निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, r डेल्टा r वेक्टर का परिमाण बराबर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का परिमाण।
तो मैं इसे डेल्टा आर पुट कर दूं और दो सदिशों के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं थीटा। इसको हम कोणीय विस्थापन भी कहेंगे कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो दो सदिश है उनके बीच का जब एंगल थीटा है उस स्थिति में इनका परिमाण यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। दो सदिशों का परिमाण फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। त्रिभुज सदिश नियम के अंतर्गत हमने जब दो सदिशों का परिमाण फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट r के इक्वल होता है, उनके सदिशों योग के परिमाण के बराबर होता है। तो यहां पर दो सदिश हैं, एक R2 वेक्टर दूसरा है माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यहां पर हम देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे माइनस में यहां पर हमारे को चाहिए R1 वेक्टर, तो ये यदि R1 वेक्टर है तो इधर यहां पर हमारे पास में हो जाएगा ये माइनस में R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसकी हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम पहले सदिश का परिमाण का वर्ग, दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2R1 R2 cos 180 माइनस थीटा का रूट। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, डेल्टा आर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा का रूट। अब यहां पर हम जानते हैं और सर्कुलर मोशन के अंदर R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर का जो परिमाण है वो समान है, वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि R के बराबर है। सर्कुलर मोशन के अंतर्गत, सर्कुलर मोशन के दौरान R1 वेक्टर का परिमाण और R2 वेक्टर का परिमाण, मतलब R1 R2 दोनों बराबर हैं और उसको हम R के इक्वल मान लेते हैं। ये हमने मान लिया है। तो यहां से डेल्टा R बराबर क्या निकल कर आएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos थीटा का रूट। ये हमारे पास में आ चुका है। इसे आप किस प्रकार से पुट कर सकते हैं दोस्तों, डेल्टा R बराबर 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos थीटा का रूट। यहां से हम 2R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा रह जाएगा, और 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला यूज में लेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos थीटा बराबर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू रूट 2R स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका एंड कर लेंगे तो डेल्टा आर इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास में विस्थापन का फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए दोस्तों, जब विस्थापन का फॉर्मूला आ गया, जब थीटा का मान 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 डिग्री, साइन यहां पर 45 आ जाएगा। साइन 45 से हम इसकी वैल्यू विस्थापन यहां से इस वाले बिंदु पर विस्थापन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बिंदु पर विस्थापन 2R के इक्वल हो जाएगा। देखना इधर कि जब 180 पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो विस्थापन आ गया 2R के इक्वल। तो ये वाला फॉर्मूला है वर्तीय गति के दौरान रेखीय जो विस्थापन होता है उसके लिए। ये हमारा पहला बिंदु था विस्थापन, रेखीय विस्थापन। अब हम दूसरा जो बिंदु है कण द्वारा तय की गई दूरी। तो वर्तीय गति में कण द्वारा तय की गई दूरी, वर्तीय गति में कण द्वारा तय दूरी चाप के बराबर होती है, चाप के बराबर
होती है दोस्तों। जितना चाप की लंबाई होती है उतनी ही दूरी तय की जाती है। तो यहां पर जो चाप है वो है ए बी। तो जो दूरी है दोस्तों क्या आ जाएगा, दूरी बराबर हम कर सकते हैं, दूरी यहां पर चाप के तुल्य ही है दोस्तों। और चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण यहां पर है, त्रिज्या यहां पर है r और कोण यहां पर है थीटा। तो दूरी s बराबर हमारे पास में आ गया है r इंटू थीटा। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है दोस्तों कि s इक्वल टू r इंटू थीटा। तो कण द्वारा तय की गई दूरी इस थीटा पर डिपेंड करेगी। थीटा बराबर जब 90 डिग्री, तो इसको हम पाई में लेंगे दोस्तों, मतलब इसको हम रेडियन में लेंगे। जो थीटा है उसकी वैल्यू आपको रेडियन में लेकर चलनी है। जब रेडियन में इसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो हमारे पास में जो दूरी है उसकी वैल्यू आती चली जाएगी दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे कोणीय विस्थापन। दोस्तों अब हम यहां पर सर्कुलर मोशन के अंतर्गत तीसरा बिंदु लेंगे, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थीटा से लिखा जाता है दोस्तों। होता क्या है, कहते किसे हैं, सर्कुलर मोशन के अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ये केंद्र है, ये कण की प्रारंभिक स्थिति A है और ये है किसी t समय पश्चात बिंदु B पर दूसरी स्थिति। तो ये जो बिंदु A और बिंदु B जो दोनों स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसी को ही कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कि जो कण है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी निर्देश रेखा के द्वारा, कि जो कण है उसके द्वारा केंद्र पर जो निर्देश रेखा है उसके द्वारा बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। एक बार समझेंगे इसको कि ये जो कण है पहले इस स्थिति में है और केंद्र पर जो रेखा खींची है हमने OA, ये इसकी निर्देश रेखा है। और ये जब बिंदु B पर पहुंचता है तो निर्देश रेखा जितना कोण बनाती है उसी कोण को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं दोस्तों। जो कोणीय विस्थापन है वो एक तरीके का कोण ही है। इसका मात्रक रेडियन या डिग्री होता है। ये एक मात्र विमाहीन राशि होती है। मात्रक तो इसका रेडियन होता है दोस्तों। तो ये एक विमाहीन राशि होती है। ये एक अक्षीय सदिश है, सदिश राशि है। इसकी दिशा इसके घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अभी हम चर्चा करेंगे उसकी डायरेक्शन किधर होगी। सर्वप्रथम तो हम कोणीय विस्थापन को परिभाषित करते हैं कि वर्तीय गति के दौरान कण की केंद्र के अनुदिश जो निर्देश रेखा है के द्वारा बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यहां पर ये जो डायग्राम है उससे हम कोणीय विस्थापन को किस तरीके से पुट कर सकते हैं। यदि इस चाप की लंबाई को हम s ले लें, यदि ये रेडियस r ले लें, तो कोणीय विस्थापन कोण बराबर होता है दोस्तों चाप बट्टे में त्रिज्या। ये हम जानते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। और यहां पर ये जो थीटा है वो है कोणीय विस्थापन। तो ये जो थीटा है वो है कोणीय विस्थापन और थीटा बराबर यहां पर हमारे पास में निकल कर आ रहा है s अपॉन में r। तो s बराबर आ गया r इंटू थीटा। ये रिलेशन आ चुका है दोस्तों।
अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो कोणीय विस्थापन है वो किस प्रकार की राशि है। तो ये दोस्तों एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन होता है। तो एक बार हम बात करेंगे कि जो कोणीय विस्थापन है या जो थीटा है उसका मात्रक क्या होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक, तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है दोस्तों रेडियन होता है। ये एक पूरक भौतिक राशि का मात्रक होता है, या इसका मात्रक है वो डिग्री भी आप ले सकते हैं। हम रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध जानते हैं। पाई जो रेडियन होता है दोस्तों वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं। इसके साथ में जो थीटा की विमा है, थीटा एक विमाहीन राशि होती है, क्योंकि इसमें इसकी विमा और इसकी विमा सेम होगी। फलस्वरूप हम थीटा की जो विमा है उसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं m0 l0 और t0। थीटा एक सदिश राशि होती है। थीटा क्या है? एक सदिश राशि होती है दोस्तों। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो ये जो सदिश राशि है वो है अक्षीय सदिश होता है। ये अक्षीय सदिश, सदिशों को भी हमने ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश दो भागों में डिवाइड किया है उनकी गति के अनुसार। तो ये एक अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा, जिसकी जो दिशा है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। इस चीज को समझेंगे आप दोस्तों। जो कण है वो इस तरीके से बिंदु ए से बी पर जा रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है। तो बोर्ड के तल के लंबवत जो मैंने डस्टर रखा है उस डस्टर के अनुदिश इसकी घूर्णन अक्ष होती है, और घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन होती है। देखिए जिस तल में ये गति करता है, जिस वेग से ये गति करता है, उस वेग के तल के लंबवत इसके सदिश की डायरेक्शन होगी, इसकी दिशा होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम है, उस दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से इस सदिश की हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को आप इस तरीके से रखेंगे कि जो अंगुलियां हैं वो वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो जो अंगूठा है वो कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन को शो करता है। तो अंगुलियां कण के वेग की दिशा में, कण की गति की दिशा में, तो अंगूठा बाहर की ओर। तो जो कोणीय विस्थापन है उसकी डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी दोस्तों। तो मैं एक बार दाहिने हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम क्या है दोस्तों वो एक बार समझ लेंगे, क्योंकि यहां पर कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग दोनों ही अक्षीय सदिश राशियां हैं, और इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम समझ में आना चाहिए। तो देखिए इस नियम के अनुसार कि दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रखेंगे यदि मुड़ी हुई अंगुलियां कण के पथ के अनुदिश, कण के पथ के अनुदिश है, कण के पथ के अनुदिश है, तो अंगूठा कोणीय विस्थापन की दिशा को व्यक्त करेगा। कोणीय विस्थापन
की दिशा को बताएगा, दिशा को बताएगा, व्यक्त करेगा। देखिए एक बार समझ लेंगे आप, कण है वो इस तरीके से गति कर रहा है, तो अंगूठा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, तो कोणीय विस्थापन अक्षीय सदिश है, इसकी अक्ष के अनुदिश से इसकी डायरेक्शन होती है दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक लेकर चलेंगे यहां पर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोणीय वेग। कोणीय वेग के लिए आप देखेंगे, कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी एक सदिश राशि होती है दोस्तों। अब कोणीय वेग कहते किसे हैं? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। देखिए इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यदि हम ये कंसीडर कर लें कि जो कोणीय विस्थापन है वो यदि हम अल्पांश के रूप में लिख सकते हैं, परिवर्तन के रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए इसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये हमने डेफिनेशन लिख दी है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बट्टे में समय, कोणीय विस्थापन बट्टा उसमें लगा समय। तो कोणीय विस्थापन है और उसमें लगा जो समय है, उनका जो अनुपात है उसको हम कोणीय वेग कह सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हमारे पास में आ जाएगा थीटा अपॉन में टी, थीटा अपॉन में टी हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। यदि कण डेल्टा टी समय में, दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं सूत्र को, डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है, कोणीय विस्थापन तय करें तो कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर थीटा की जो वैल्यू है, अब की बार हमने डेल्टा थीटा ली है और समय हमने लिया है डेल्टा टी, ये भी इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं वो समझेंगे कि यदि जो डेल्टा टी समय है वो यदि अति अल्प है, बहुत छोटा है, बहुत कम है, उस स्थिति में जो कोणीय वेग है वो क्या होगा? तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि समय डेल्टा टी अति अल्प हो, बहुत ही छोटा हो, अति अल्प हो, तो कण का कोणीय वेग क्या होगा? तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों क्या है हमारे पास में कि ओमेगा बराबर, यहां पर हमने कंडीशन पुट कर दी है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, और इसको हम इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हमारे पास में आ गया डी थीटा बाई डी टी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। समझेंगे आप इसको। जो ये है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे तो थीटा के ऊपर भी एरो का निशान लगा देंगे। यह एक सदिश राशि होती है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप यहां पर देख लेंगे। या मैं यहां देख रहे थे चौथा बिंदु कोणीय वेग, कोणीय वेग के इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है, और ये जो सदिश राशि है उसमें भी ये अक्षीय सदिश है, अक्षीय सदिश। इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है
वो घूर्णन के अनुदिश होती है। इसको हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। विस्थापन की डायरेक्शन में ही कोणीय वेग की दिशा होती है। फिर हम बात करेंगे इसके मात्रक की। तो ओमेगा का मात्रक वही होगा जो थीटा अपॉन में टी का मात्रक होगा। थीटा का मात्रक होता है रेडियन और टी का मात्रक होता है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है, रेडियन पर सेकंड। इसकी विमा क्या हो जाएगी दोस्तों? ओमेगा की विमा हम जानते हैं कि थीटा की कोई विमा नहीं होती, तो इसको हम कह सकते हैं थीटा अपॉन में टी की विमा। थीटा विमाहीन राशि होती है, तो समय की विमा हो जाएगी T1, तो m0 L0 t-1 इसकी विमा होती है दोस्तों। फिर बात करेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। रेखीय वेग में संबंध, क्या संबंध होता है दोनों में? v बराबर होता है दोस्तों ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इंटू आर, ये एक रिलेशन होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य। अब हम दोस्तों यहां से कोणीय वेग का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, कोणीय त्वरण क्या होता है। फिर इसके बाद में जो पांचवा बिंदु है दोस्तों वो हमारे पास में है आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से पुट करेंगे कि वर्ती गति के दौरान एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। वर्तीय गति के दौरान एक पूर्ण चक्कर लगाने में समय, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है दोस्तों, आवर्तकाल कहलाता है। यहां पर हम बात करेंगे कि जो आवर्तकाल है इसका मात्रक क्या होता है। आवर्तकाल सेकंडों में मापा जाता है, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। तो इसका मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल की जो विमा है दोस्तों वो हो जाएगी T1। और यदि हम बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल लें कि जैसे घड़ी है, सुई वाली घड़ी है, तो उसमें सेकंड वाली जो सुई है उसका आवर्तकाल 60 सेकंड होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो सेकंड वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लेती है, तो उसका आवर्तकाल घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, घड़ी में सेकंड वाली सुई का, सेकंड वाली जो सुई है उसका आवर्तकाल क्या होगा? सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड के इक्वल आवर्तकाल होता है। और जो मिनट वाली सुई है दोस्तों, मिनट वाली सुई है वो पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लेती है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड का समय लगता है। और जो मिनट वाली सुई उसका आवर्तकाल 3600 सेकंड होता है। तो ये था आवर्तकाल। इसके बाद में हम बात करेंगे आवर्ती की। पांचवा जो हमारे पास में बिंदु है उसको हम लिख रहे हैं आवर्ती। आवर्ती को यहां पर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। आवर्ती होती है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, कि वर्तीय गति में प्रति सेकंड या एकांक समय में, प्रति एकांक समय में जो चक्रों की संख्या है उसको हम आवर्ती कहते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, वर्तीय गति में, वर्तीय गति में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। प्रति सेकंड कंपनों की चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। आवर्ती को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों।
तो हम यहाँ पर जो आवर्ती है उसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं। आवर्ती को स्मॉल n से लिखा जाता है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बट्टे में आ जाएगा समय, उसमें उनमें लगा समय, लगा समय। तो चक्रों की संख्या बट्टे में आ जाएगा समय। तो यहां पर देखिए दोस्तों, चक्रों की जो संख्या है, समय को हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास में आवर्ती का फॉर्मूला होता है। हम आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि चक्रों की संख्या 1 हो, चक्रों की संख्या जब 1 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो समय है वो आवर्तकाल के बराबर लगेगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में लगा समय है वो आवर्तकाल के इक्वल ही होता है। तो यदि चक्रों की संख्या बराबर 1 हो तो उसमें लगा समय है वो होगा दोस्तों, स्मॉल t है वो कैपिटल T के बराबर हो जाएगा, जिसको हम आवर्तकाल कह रहे हैं। आवर्तकाल के बराबर समय लगेगा। तो n बराबर हमारे पास में चक्रों की संख्या 1, तो जो समय है वो कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास में आवर्ती तथा आवर्तकाल के मध्य संबंध है। n बराबर होता है 1/t। यहां पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहां से हम एक और रिलेशन देखेंगे कि जो ओमेगा कोणीय वेग और जो आवर्ती है उसके बीच में क्या संबंध होता है। देखिए यहां से हम बात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन में टी। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय है, तो जब समय एक चक्कर हो जाएगा, एक आवर्तकाल के बराबर होगा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2π। देखिए समझना दोस्तों कि यहां से कण घूमता हुआ, जैसे कण यहां से गति करना प्रारंभ करता है, तो यहां से गति करता हुआ वापस यदि इसी बिंदु पर पहुंचता है, तो जो समय है वो तो आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। और ये जो एंगल है दोस्तों वो यहां से बनता हुआ यहां तक वापस आएगा, तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसको हम 2π रेडियन भी कहेंगे। तो यहां से ओमेगा बराबर, जब कोण का मान 2π होता है तब स्मॉल t का मान है वो कैपिटल T के बराबर हो जाता है। तो कैपिटल T के बराबर हो जाएगा। तो एक रिलेशन ओमेगा बराबर हमारे पास में आ गया 2π अपॉन में t, और 1/t है उसको हम n लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर 2πn हमारे पास में संबंध आ जाएगा। ये रिलेशन आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ये रिलेशन भी अच्छे से ध्यान में रखना है। इन रिलेशनों को, संबंधों को अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना, आगे ये हमारे यूज में आएंगे दोस्तों। तो ये थी आवर्ती। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कोणीय, ये छठा बिंदु है दोस्तों। अब जो 7वां बिंदु है वो है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए होता क्या है, इससे आप समझ लेंगे कि कोणीय त्वरण कहते किसे हैं, कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आसान सी डेफिनेशन है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण कहलाती है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि जो कोणीय त्वरण है उसको अल्फा से लिखा जा रहा है। लिखने का तरीका आप देख लेंगे, और वो होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से पुट करते हैं दोस्तों, बट्टे में उसमें आ जाएगा समय। समय को हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं।
यदि कोणीय वेग है उसको हम डेल्टा ओमेगा, जी कि डेल्टा टी समय में कोणीय वेग में जो परिवर्तन है वो डेल्टा ओमेगा है, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यदि समय डेल्टा टी में कोणीय वेग में जो परिवर्तन है दोस्तों उसको हम डेल्टा ओमेगा से पुट कर दें, कोणीय वेग डेल्टा ओमेगा है तो हमारे पास में अल्फा का जो फॉर्मूला है दोस्तों आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और यदि समय अति अल्प है तो उस फॉर्मूले को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं देखेंगे आप यहां पर। यदि समय अति अल्प है, समय बहुत छोटा है, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, अति अल्प है तो अल्फा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तब इस डेल्टा ओमेगा को हम डी ओमेगा से डेल्टा टी को dt से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हमारे पास में अल्फा बराबर फॉर्मूला निकल कर आ गया है दोस्तों डी ओमेगा बाई डी टी, ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है दोस्तों। तो ये अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी या कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अब यहां से हम यदि इस ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा, डी बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई डी टी, और यहां से हमारे पास में निकल गया डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो कोणीय त्वरण को हम इस प्रकार से पुट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके मात्रक विमा की बात करेंगे। यहाँ तो हमारे पास में कोणीय जो त्वरण है उसका फॉर्मूला आ गया था डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा बराबर है, इसको हम डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अब यहां पर हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि ये जो अल्फा है, अल्फा एक सदिश राशि होती है और ये है बी एक अक्षीय सदिश है दोस्तों। अक्षीय सदिश का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश इसकी दिशा होती है। अल्फा का जो मात्रक है वो क्या होगा, अल्फा का मात्रक देखिए थीटा मात्रकहीन राशि होती है, टी का मात्रक सेकंड होता है, सॉरी इसका मात्रक रेडियन है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है दोस्तों। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। फिर हम बात करें कि अल्फा की विमा, तो अल्फा की विमा क्या होगी दोस्तों, जो थीटा है वो तो विमाहीन राशि होती है, यहां से हमारे पास में इसका मात्रक विमा आ जाएगी m0 l0 t-2। अब देखिए दोस्तों जो रेखीय त्वरण है, रेखीय त्वरण को हम ए से लिखते हैं और कोणीय त्वरण है अल्फा के बीच में क्या संबंध होता है, ए तथा कोणीय त्वरण को हम अल्फा से लिख रहे हैं, में संबंध क्या होगा, में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या संबंध होगा, ए बराबर होता है अल्फा इंटू आर या अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इस सदिश के रूप में लिखें तो इस तरीके से पुट किया जा सकता है दोस्तों। ये हमारे पास में था कोणीय त्वरण। देखिए दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बट सर्कुलर मोशन को समझने के लिए इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखना अति आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों।